आज के वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 9 और 10 के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? इसमें दो चीजें हैं, एक तो ज्यामिति और दूसरा है निर्देशांक। और निर्देशांक में भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक है निर्देश और दूसरा है अंक। तो सभी को हम लोग डिटेल से जानते हैं और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक को समझाया गया है, ताकि आगे आने वाली जो निर्देशांक ज्यामिति पर वीडियो होगी उसको आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? एक अलजेब्रिक टूल है। क्या है? अलजेब्रिक टूल है। टूल किसको कहते हैं? औजार को, साधन को। ये अलजेब्रिक टूल है, यानी बीजीय साधन। बीजीय साधन है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? एक अलजेब्रिक टूल है, बीजीय साधन है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम लोग आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आया? जिसकी मदद से हम लोग आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, इसलिए निर्देशांक ज्यामिति को एक अलजेब्रिक टूल या बीजीय साधन कहा जाता है। समझ गए? और अगर इस तरह भी समझ पाए तो समझ लीजिए कि बीजगणित का प्रयोग करके ज्यामिति का अध्ययन करने में जो सहायता करता है, उसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इतना समझ गए? निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कारक कहिए या जनक कहिए, कौन थे? तो उनका नाम था रेने दकार्ते। ये 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी बुक में पूरा डिटेल से समझाया गया है। आप लोग किताब पढ़ते हैं नहीं, सीधा प्रश्नों के हल निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरी जानकारी में दे रहा हूं, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति का जनक कौन है? रेने दकार्ते, जो फ्रांस के रहने वाले थे, यानी फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इन्हीं के सम्मान में इस निर्देशांक ज्यामिति को क्या कहा गया? कार्टेशियन सिस्टम। इसका नाम रखा गया कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय पद्धति। नाम था रेने दकार्ते, जो फ्रांस के एक दार्शनिक और गणितज्ञ थे। ठीक है, इसका उपयोग, यानी निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग भौतिकी, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग, समुद्री जहाजों को दिशा बताने में, भूकंप शास्त्र में, भूकंप का पता लगाने में निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अपने क्षेत्र में लोकेशन बताने के लिए भी निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, तो ये समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पहला जो शब्द है निर्देशांक। ज्यामिति तो आप समझ गए, किसी आकृति को हम लोग निर्देशांक के द्वारा सूचित करेंगे, बताएंगे, उसको निर्देशित करेंगे। तो निर्देशांक क्या है? निर्देशांक में दो शब्द है, निर्देश प्लस अंक। अंक के द्वारा हम निर्देशित करेंगे, उसको दर्शाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। किसके द्वारा? अंक के द्वारा। अगर अंक के द्वारा हम निर्देशित करते हैं, बताते हैं, सूचित करते हैं, तो उसको हम कहेंगे निर्देशांक। ठीक है, तो अब चलिए एक आकृति हम बना दिए। हमारा लोकेशन, जैसे हम कहीं रह रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि मान लेते हैं कि एक ये
रोड है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहे हैं, और इस रोड के मैं इस भाग में रह रहा हूं, कहां पर, यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं रह रहा हूं। अगर इस रोड के दोनों रोडों से अगर हम देखें लंबिक दूरी यानी लंब डालें तो हमारा लोकेशन हो गया ये। अगर हम इधर से चलते हैं तो इधर जाएंगे, अगर इधर से चलते हैं तो इधर जाएंगे, दोनों तरफ से दूरी बराबर होगी, समझ गए। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति एक तरफ से चलने को कहता है। चलने के लिए तो हम किसी रास्ते से चल सकते हैं। यहां से अगर हम 3 इकाई आगे बढ़ते हैं और फिर वहां से दाहिनी तरफ अगर हम 6 इकाई बढ़ते हैं तो हम यहां पहुंच जाएंगे, या यहां से 6 इकाई हम इधर बढ़कर फिर 3 इकाई ऊपर चढ़ते हैं तो हम यहां पहुंच जाएंगे। तो इसी को लोकेशन को दर्शाने के लिए हम लोग निर्देश, तो ये आकृति बन गई ना, तो एक ज्यामिति हो गई, और निर्देशित अंक के द्वारा या निर्देशांक के द्वारा इसका लोकेशन बताया गया। लोकेशन क्या बताया गया कि 6, 3 या 3, 6 दोनों में से किसी रास्ते से आप जा सकते हैं। 3 इकाई इधर और 6 इकाई इधर, या 6 इकाई इधर और फिर 3 इकाई इधर। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति कहता है कि नहीं भाई, दो तरफा काम नहीं होगा, काम एक तरफ से कीजिए। कैसे करना है कि सबसे पहले एक्स अक्ष पर चलिए, उसके बाद वाई अक्ष पर ऊपर बढ़िए। वाई अक्ष पर पहले और एक्स अक्ष पर बाद में ये नहीं चलेगा, यानी ये सिस्टम जो है गलत है। निर्देशांक ज्यामिति कहता है कि पहले एक्स अक्ष पर चलिए फिर वाई अक्ष पर चलेंगे, तो ये सिस्टम जो है सही है। निर्देशांक लिखने का तरीका ये सही है। दोनों तरीके से तो हम लोग इसी जगह पर पहुंचते हैं, दूरी बराबर होगी, लेकिन ये तरीका निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार गलत है और ये सही है। समझ गए। इसका निर्देशांक ज्यामिति में इसका लोकेशन कुछ और होगा और इसका लोकेशन तो यहां ही। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार चलेंगे तो 3, 6 का लोकेशन क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर 3 चलेंगे और वाई अक्ष पर 6, यानी कि यहां पर हम लोग यहां पर जाकर के हम लोग स्थान निर्धारित होगा, ये होगा। समझ गए। तो 6, 3 ये है और 3, 6 ये है। तो समझ गए कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सबसे पहले एक्स अक्ष पर चलते हैं, फिर वाई अक्ष पर चलते हैं। कैसे चलते हैं, निर्देशांक कैसे लिखते हैं, अब मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कार्तीय पद्धति को समझते हैं। कार्तीय पद्धति को, ये तो लोकेशन बता दिए कि लोकेशन किसी बिंदु का, किसी घर का या किसी स्थान का हम लोकेशन इस प्रकार देते हैं। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे फिर वाई अक्ष पर चलेंगे, यही दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं क्या, कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति क्या है, एक सिस्टम है। कार्तीय पद्धति क्या है, एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम क्या कह रहा है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसी को हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए, रेने दकार्ते ने बताया कि भाई एक तल में, ये क्या हो गया, एक तल हो गया, जमीन का कोई भूभाग, भूखंड हो गया, एक तल हो गया। तल में दो अक्ष, एक ऊर्ध्वाधर या उदग्र या खड़ी और एक क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। समझिए, समझा रहा हूं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद बता रहा हूं। दो संख्या रेखा है। संख्या रेखा आप जानते हैं ना, अगर इस वाई अक्ष को हटा देते हैं और एक्स अक्ष को लेते हैं, एक रेखा लेते हैं, तो संख्या रेखा किस प्रकार की होती है, तो संख्या रेखा पर एक बीच में क्या होता है, शून्य होता है और दाहिनी तरफ धनात्मक अंक होते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक अंक होते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। और सभी अंक बराबर बराबर दूरी पर दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। तो एक ये
अक्ष हो गया, एक ये संख्या रेखा हो गई, और इसी तरह की एक संख्या रेखा और बनाइए जो मूल बिंदु पर यानी शून्य पर इसको काटेगी। ठीक है, क्या करेगी? लंब होगी। इस रेखा पर, संख्या रेखा पर एक दूसरी संख्या रेखा लंब डाल दीजिए, समझ गए? जो जीरो पर एक दूसरे को काट रही है। इतना समझ गए ना? तो चलिए, इसमें जो है धनात्मक क्षेत्र यानी धनात्मक साइड ऊपर की तरफ है और ऋणात्मक साइड नीचे की तरफ है। इन दोनों रेखाओं को x और x डैश, क्या दिए? x डैश, इसको y और y डैश से सूचित कर दिए। जिधर ऋणात्मक क्षेत्र होगा उस साइड में हम डैश लगाते हैं। क्या करते हैं? x लिखेंगे और इसके ऊपर एक खड़ी लाइन दे देंगे, y लिखेंगे और इसके ऊपर एक खड़ी लाइन दे देंगे। ठीक है, इसको डैश पढ़ेंगे, y डैश और x डैश। तो ये समझ गए, ये x अक्ष हो गई और ये y अक्ष हो गई। ये x एक्सिस हो गई अंग्रेजी में बोले तो, और ये y एक्सिस हो गई अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये रहा दो अक्ष जो एक दूसरे को लंब, एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है, इतना समझ गए? तो एक तल में दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को शून्य पर लंब है, लंब पर काट रही है, यानी एक दूसरे पर लंब है। इस तल को हम लोग कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्तीय तल। इसी को कार्तीय तल कहा जाता है। अगर अंग्रेजी में इसको हम कहें तो कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्तीय तल को अंग्रेजी में कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं, या इसको निर्देशांक तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक तल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन या निर्देशांक तल के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं, यानी एक्स वाई तल। ठीक है, तो तीन नामों से जानते हैं, कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन, निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन, या एक्स वाई प्लेन एक्स वाई तल। इन नामों से हम लोग जानते हैं। इन दोनों अक्षों को, ये दो अक्ष हो गए ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इन दोनों अक्षों को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इधर लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यानी निर्देशांक अक्ष। ये दोनों अक्ष क्या कहलाते हैं? निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ गए? इसको हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, या एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। और इस वाई को हम लोग वाई एक्सिस या वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। इसमें समझ गए आप? इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक वाई अक्ष में और इधर ऋणात्मक होता है। समझ गए? अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये तल जो है चार भागों में बट गया। एक भाग ये है, एक भाग ये है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। ठीक है, चार भागों में बराबर बराबर बटा है। ये सभी जो कोण बने हैं 90 डिग्री का है, ये भी समझ लीजिए। इन भागों को क्या कहते हैं?
हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। देखिए, इस चतुर्थांश का उपयोग हम लोग त्रिकोणमिति में भी करेंगे, इसलिए इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। इन भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अगर अंग्रेजी में हम कहें तो क्वाड्रेंट्स, क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। समझ गए? चलिए, अब त्रिकोणमिति में हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो इस चतुर्थांश का उपयोग किया जाता है साइन कोस, टैन कॉट, सेक कॉसेक का मान निकालने के लिए। और किस चतुर्थांश में साइन धनात्मक होगा, किस में कॉस धनात्मक होगा, यानी ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किस में होते हैं और धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं, ये चतुर्थांश में पता चलेगा। तो अब समझ लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी हम निर्देशांक लिखेंगे वो दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। क्यों? इसलिए कि इसका दोनों एक्सिस जो है धनात्मक है। और ये भी बता देता हूं, ध्यान रखिएगा कि जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति में कोई निर्देशांक लिखते हैं, अभी निर्देशांक लिखना मैं नहीं बताया हूं, लेकिन बता देता हूं थोड़ा सा संकेत में, इसके बाद मैं बताऊंगा। निर्देशांक लिखने के लिए 2 अंकों का उपयोग किया जाता है जिसके बीच में कॉमा रहता है और ये ब्रैकेट में बंद होता है। इसको हम लोग कहते हैं निर्देशांक। ये दोनों अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा, पहले क्वाड्रेंट समझा देता हूं, इसके बाद ये निर्देशांक लिखना बताऊंगा और निर्देशांक में ये दोनों अंक को किस नाम से जानते हैं ये बताऊंगा। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि निर्देशांक लिखा जाता है, ब्रैकेट में 2 अंक अलग अलग होते हैं जो कॉमा के द्वारा अलग किए जाते हैं। समझ? तो ये दोनों अंक धनात्मक होंगे तो समझिए कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक हैं ये। और निर्देशांक ज्यामिति में जब भी हम चलते हैं तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलते हैं, उसके बाद वाई अक्ष पर चलते हैं। समझ गए? पहला जो होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और दूसरा अंक जो होता है वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। ये भी दिमाग में बैठा लीजिए, आगे मैं बताऊंगा तो ये और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। 2 क्या होता है? एक्स पर चली गई दूरी, हमेशा 2 ही नहीं रहेगा, एक्स पर तो 2 रहेगा, तो इधर अगर ऋण हो गया तो जैसे -3 हो गया तो इसका मतलब इस साइड चलेंगे। वाई अक्ष पर चलना है, अगर धन में चले तो इधर जा रहे हैं, अगर ऋण में जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं। समझ गए ना? तो ये समझिए पहले कि जो पहला अंक होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है और दूसरा अंक जो होता है वाई अक्ष पर चली गई दूरी है। तो अगर हम दोनों धनात्मक पाते हैं तो इसका मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश में है। अगर दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो इसमें पहला अंक निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। समझ गए? जैसे -3 और 2। इसका मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पर ऋण क्षेत्र में गए हैं, यानी कि 3 इकाई इधर आए हैं, इसके बाद 2 इकाई वाई अक्ष पर चले हैं, 2 इकाई वाई अक्ष पर, तो इसका निर्देशांक यहां आएगा। तो इसमें जो दूसरे चतुर्थांश में जो भी होता है उसमें पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा। तीसरे निर्देशांक में क्या होता है कि एक्स अक्ष भी ऋणात्मक होता है और वाई अक्ष भी ऋणात्मक, इसलिए जो भी निर्देशांक होगा वो दोनों निगेटिव होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले एक्स पर चलेंगे तो ये धनात्मक है, इसलिए पहला अंक धनात्मक होगा और दूसरा वाई अक्ष ऋणात्मक है तो दूसरा अंक ऋणात्मक होगा। समझ गए? तो चारों चतुर्थांश के निर्देशांक धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे आपको बता दिए।
यानी कि इस तरह की जो भी निर्देशांक लिखे जाएंगे वह धनात्मक होंगे दोनों। दूसरे चतुर्थांश में पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों अंक ऋणात्मक होंगे और चौथे चतुर्थांश में पहला अंक धनात्मक और दूसरा अंक ऋणात्मक होगा। समझ गए? चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, कोई भी निर्देशांक हम लिखते हैं ना, तो उसमें बताया आपको अभी कि 2 अंक होते हैं और दोनों अंक कॉमा के द्वारा अलग किए जाते हैं और दोनों ब्रैकेट के अंदर रहते हैं। इसमें पहला जो अंक होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्स निर्देशांक। क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और दूसरा जो अंक होता है ना, उसको वाई निर्देशांक कहा जाता है, जिसको वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। समझ गए? दूसरा नाम इसको भुज कहते हैं। पहले अंक को क्या कहते हैं? यानी एक्स निर्देशांक के नाम से जानते हैं, या इसको भुज कहते हैं। अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं। भुज को क्या कहते हैं? एब्सिसा। और वाई निर्देशांक को कोट के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए? ये एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक, इसको भुज और इसको कोट। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई निर्देशांक लिखेंगे, या ये कहिए कि सबसे पहले हम भुज लिखते हैं, उसके बाद कोट लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये निर्देशांक ज्यामिति का नियम है, फॉर्मूला है। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला, सूत्र। निर्देशांक लिखने का सूत्र है कि सबसे पहले हम एक्स निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई निर्देशांक, या पहले भुज लिखेंगे उसके बाद कोट लिखेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अब हम निर्देशांक लिखना बताते हैं। ये क्या है? 5 और -3 क्या है? अभी मैं पहले क्या बताया था कि ये दोनों अक्ष जो होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं। यानी वाई अक्ष पर एक्स अक्ष लंब है, या ये कहिए कि एक्स अक्ष पर ये वाई अक्ष लंब है। और लंब का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये ज्यामिति बता रहा है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, तो उनके बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर लंब है। तो अब बताइए, अब समझिए आप कि एक्स निर्देशांक क्या है। जैसे हमने लिखा था क्या? 5, और ये दूसरा लिखे थे -3। तो ये एक्स निर्देशांक क्या है? तो एक्स निर्देशांक जो है, ठीक है, एक्स निर्देशांक क्या है? वाई अक्ष से लंबिक दूरी है। इसको क्या कहते हैं? देखिए समझिए, भाषा, किताबों में ये भाषा मिलती है कि ये 5 जो है वाई अक्ष से लंबिक दूरी, यानी कि वाई अक्ष पर लंब कौन है? लंब ये भी है और ये भी है, लेकिन ये धनात्मक बता रहा है। तो इसका मतलब कि वाई अक्ष पर ये लंब बता रहा है। तो लंबिक दूरी यानी कि ये जो लंब डाला गया है, इसकी दूरी है कहां पर? यहां पर, इतनी दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है? वाई अक्ष से लंबिक दूरी है, जिसे एक्स अक्ष पर मापा जाता है। कहां नापा जाता है? एक्स अक्ष पर मापा जाता है। कितनी? 5 इकाई। अब इसको ग्राफ पेपर में हम लोग निर्देशित करते हैं, बताते हैं कि भाई दो खानों के बीच की हम लोग कितना अंक ले रहे हैं। ये 1 हो गया और 2 हो गया। ग्राफ आप देखें ना, मोटी मोटी लाइनें होती है तो उस पर 1, 2, 3 लिखा जाता है। तो इस बड़े खांधे को हम लोग कितना अंक लेंगे? जैसे हम मान लेते हैं कि 10 अंक ले लिए, तो ये 10 अंक के बराबर हो जाता है। तो अगर हम 1 अंक चलते हैं, ये 1 इकाई बढ़ते हैं तो 10, 2 इकाई बढ़ गए तो 20, 3 इकाई बढ़ गए तो 30। तो इसको हम जो इकाई मान के चलते हैं, और नीचे ग्राफ पर लिखना पड़ता है कि 1 बॉक्स बराबर, यानी 1 बड़ा बॉक्स बराबर 10 क्या किलोमीटर मान सकते हैं, 10 मीटर मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। वो मानक होता है, मानक मान के लिखना पड़ता है कि भाई हम इतना इसको मान के चले हैं। तो देखिए
एक्स निर्देशांक क्या करते हैं, वाई अक्ष से लांबिक दूरी है जो एक्स अक्ष पर हम मापते हैं 5 इकाई। और वाई निर्देशांक क्या है, तो वाई निर्देशांक है कि एक्स अक्ष से लांबिक दूरी है। क्या है, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी। तो एक्स अक्ष पर लांबिक दूरी कौन सी, ये वाली कि ये वाली, ये भी लंब है और ये भी लंब है। तो ये कह रहा है ऋणात्मक, इसका मतलब कि एक्स अक्ष पर इसको लंब मानो और इस पर कितना 3 इकाई 3 एकक चलना है, 3 इकाई। तो 1 2 3 ये इतना है। तो y पर नापी गई मापी गई दूरी है, एक्स अक्ष से वो इसकी दूरी है, y अक्ष पर मापी गई दूरी जो x अक्ष से दूरी बताएगी। समझ गए। तो ये था x निर्देशांक और y निर्देशांक, इतना समझ गए आप। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि निर्देशांक कितने तरह के होते हैं। यानी तरह के मतलब कहने का अर्थ ये है मेरा कि इसमें टाइप नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो निर्देशांक लिखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ये निर्देशांक या तो पहले चतुर्थांश में होगा या दूसरे चतुर्थांश या तीसरे या चौथे, इन चारों चतुर्थांश में हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जो बिंदु होगा ये इसी लाइन पर ही होगा, इस लाइन पर होगा, यहां हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। फिर उसका हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी बताता हूं मैं। अब एक बात और बता देता हूं, ये दोनों अक्ष जो हैं ये शून्य पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का निर्देशांक 0 0 होता है, क्योंकि दोनों तरफ एक्स अक्ष से भी 0 है और वाई अक्ष का भी 0 है, इसलिए इसका निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु यानी ओरिजिन का निर्देशांक 0 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, बता दिया हूं मैं, 5 4 ले लिए। इसमें पहला क्या है, याद है आपको, भुज है। पहला क्या है, भुज। दूसरा क्या है, कोटि। ये निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला है, सूत्र है कि जो कोई भी हम निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले भुज, उसके बाद कोट, या सबसे पहले एक्स निर्देशांक तब वाई निर्देशांक लिखना है। चलिए तो अब हम लेते हैं एक उदाहरण ले लेंगे और उस उदाहरण के द्वारा आपको सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे दिया जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं। देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर इस ग्राफ पर मिल जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपके कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक से ही लिया हूं, कुछ अपने से इसमें जोड़ दिया हूं और कुछ बुक से लिया हूं। इसलिए लिया हूं कि ताकि एक ही उदाहरण पर सारा चीज मैं बता दूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं निर्देशांक लिखना कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें ए से लेकर जे तक अंग्रेजी से सूचित किए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए ए का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले ए का निर्देशांक, ए बिंदु कहाँ है, तो ए बिंदु यहां है। ये जो है एक्स अक्ष पर ही स्थित है, धनात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि एक्स निर्देशांक, उसके बाद हम लिखेंगे वाई निर्देशांक। समझ गए, हम निर्देशांक नहीं लिखे हैं, सिर्फ एक्स और वाई से लिख दिए हैं। पहले आप एक्स, उसके बाद वाई। अब आप समझ गए कि एक्स क्या है, तो एक्स जो है वाई से एक्स पर चली गई दूरी है। तो ए का निर्देशांक क्या होगा, तो ए का निर्देशांक बताइए। तो बता रहा हूं मैं, ये 3 इकाई है, तो एक्स क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, वाई क्या है, वाई का निर्देशांक क्या होगा, माने वाई निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए
ये ए जो है ना ही एक्स अक्ष से ऊपर गया है और ना ही नीचे गया है। कहने का मतलब कि वाई अक्ष पर ऊपर न नीचे कहीं नहीं गया है। ये वाई ए जो है मूल बिंदु पर ही रह गया है, यानी शून्य पर ही है, इसलिए वाई क्या है, शून्य है। बात समझ में आया? इसलिए ए का निर्देशांक 3 0 होगा। 0 क्यों दिया गया आप समझ गए ना? इसलिए दिया गया कि वाई अक्ष पर ना ऊपर चला है ना नीचे चला है, ये अपने ही मूल बिंदु पर ही रह गया है, इसलिए इसका निर्देशांक वाई 0 होगा। चलिए अब बी के बारे में चलते हैं। बी का निर्देशांक बताइए, बी का निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का निर्देशांक खोजेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्स को खोजेंगे फिर वाई को खोजेंगे। तो यानी पहले हम क्या लिखेंगे, भुज लिखेंगे, उसके बाद कोट लिखेंगे। पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे फिर वाई निर्देशांक लिखेंगे। तो बी का निर्देशांक एक्स पर देखिए कितना है, -6 है, तो इसका होगा -6 कॉमा वाई निर्देशांक कितना होगा, तो 1 2 3। बी का निर्देशांक हो गया -6 3। समझ में आ गया? चलिए अब हम पूछते हैं आपसे कि बिंदु सी की कोटि बताइए। बिंदु सी कहाँ है, बिंदु सी यहां है, इसकी कोटि बताना है। कोटि कितना है, भुज नहीं कोटि। अब सोचते होंगे कोटि यार क्या है कोटि, तो कोटि का मतलब होता है वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक जो है इधर है, इधर नहीं है। सी जो है ये देखेंगे कि एक्स से कितनी दूरी चली गई है, वाई अक्ष पर सी से कितनी दूरी चली गई है। तो ऋणात्मक क्षेत्र में ये 5 इकाई चली गई है, यानी इसकी कोटि क्या है, -5। आंसर समझ गए? तो सी बिंदु का कोटि जो होगा -5 होगा। ये भी सही ये भी हो गया। और इसका अगर आपसे कहा जाए कि इसका निर्देशांक लिखिए, तो निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक्स पर देखेंगे कितनी इकाई चली गई है, तो 5 धनात्मक क्षेत्र में है। और ऋणात्मक यानी वाई एक्सिस कितना है, तो वाई एक्सिस कर रहा हूं, वाई निर्देशांक कितना है, तो -5 है। समझ में आया? तो ये हो गया भुज और ये हो गया कोट। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 5 है सी का, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी -5 है, इसलिए सबसे पहले 5 और उसके बाद कोटि को लिखेंगे -5। तो इस सी का निर्देशांक 5 -5 हो गया। समझ गए? अब चलिए आता है नंबर डी का। डी का नंबर आता है, तो डी भाई कहाँ है, डी यहां पर है। अगर डी का मैं पूछूं कि भुज बताइए, डी का क्या बताना है, डी का भुज, तो भुज कितना होगा आप बताइए, सोचिए, मैं तो बताऊंगा ही। तो डी का भुज, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, तो डी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चलने पर आता है, तो कहेंगे कि 6 इकाई चलने पर, इसलिए इसकी भुज क्या होगा, 6 होगा। और अगर निर्देशांक पूछा जाए तो निर्देशांक हो जाएगा 6,2, क्योंकि वाई अक्ष पर 2 इकाई चला है, एक्स अक्ष पर 6 इकाई और वाई अक्ष पर 2, इसलिए 6,2 इसका निर्देशांक होगा। समझ गए? अब चलिए डी के बाद आता है ई का नंबर। ई का नंबर आता है ई, तो ई का भी समझ गए आप, भुज और कोटि बताइए। ई का भुज बताइए और कोटि बताइए और इसका निर्देशांक भी बताइए। तो जब कोटि और भुज मिल जाएगा तो निर्देशांक भी लिख देंगे। भुज बताइए, तो भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक क्या है, 1 2 3। ई जो है -3 के सामने पड़ रहा है, इसलिए इसका भुज जो होगा -3 होगा। और कोटि क्या होगा, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी, तो ई जो है -5, तो -5 हो गया। और इसका निर्देशांक लिखना होगा, तो -3, -5 हो गया आंसर। समझ गए? इसी तरह आप
एफ कहाँ है, ई के बाद एफ कहाँ है, एफ यहाँ देखिए, एफ यहाँ है। एफ का निर्देशांक लिखा है -4 0। एफ जो है -4 0, इसलिए कि एफ का निर्देशांक -4 0 क्यों होगा, तो एक्स पर चली गई दूरी -4 है और वाई पर तो चली गई दूरी है ही नहीं, इसलिए क्योंकि यह तो एक्स अक्ष पर ही स्थित है। तो एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित हो, देखिए नियम है, आप बुक में देख सकते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक 9वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में देखिए कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होगा, समझ गए, तो उसका कोटि जो होगा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एक्स पर जो चली गई दूरी होगी वो देंगे, जैसे यहां पर चली गई दूरी -4 है तो -4 देंगे, लेकिन कोटि जो होगा यानी वाई पर चली गई दूरी 0 देंगे, -4 0 होगा। जैसे ए का निर्देशांक क्या था, 3 0, ठीक है, तो ये समझ गए। और अब कह रहा है कि वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित हो तो हम क्या करेंगे, तो उसका भुज जो होगा 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा, जैसे देखिए आई है ना, आई बिंदु जो है वाई अक्ष पर स्थित है, तो वाई पर तो चली गई दूरी 5 है, लेकिन एक्स पर न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, तो एक्स में चली गई दूरी नहीं है, कुछ 0 है, यानी कि यह मूल बिंदु पर ही स्थित है, एक्स अक्ष पर नहीं चल रहा है, इसलिए एक्स निर्देशांक 0 होगा, यानी इसका भुज जो होगा 0 होगा। और कोटि जो होगा आप देख लीजिए कितना चला है, तो 5 चला है, तो इसलिए 0.5 इसका निर्देशांक हो जाएगा। और उसी तरह देखिए यहाँ जे दिया गया है, जे जो है इसका निर्देशांक 0-6 दिया गया है, क्योंकि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0 है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी ऋणात्मक क्षेत्र में -6, इसलिए इसका निर्देशांक 0-6 दिया गया है। आप समझ गए। तो वाई अक्ष पर जब भी कोई बिंदु हो ना, तो उसका निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुज जो होगा 0 होगा और कोटि जो होगा आप जितना चले हैं उतना लिख दीजिएगा। 4 चले हैं तो 4, 5 चले हैं तो 5, -6 चले हैं तो -6, इस तरह लिख देंगे। समझ गए। अब चलते हैं बाकी। अब तो H का है, उसके बाद B का हो ही गया, C का हो ही गया, D का हो गया, G का है। अब G का निर्देशांक जो है तो 2-4 होगा। समझ गए। 2-4 होगा, 2-4 होगा, क्योंकि X निर्देशांक 2 है और Y निर्देशांक -4 है, तो G का निर्देशांक 2-4 होगा। अब अपनी किताब से, अपने बुक से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज आपको दे दिया मैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञान मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और बिना ढूंढे आप वीडियो को देख सकें। इसके बाद मैं जो वीडियो ले आऊंगा कक्षा 10 के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी प्रश्न है, उसको हल कराने के लिए वीडियो ले आऊंगा। धन्यवाद।